हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और गाइस, आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं जो हमें पढ़ने हैं और उन पे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके डिटेल में जाएंगे। इंट्रोडक्शन कि फ़ोर्स है क्या, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, वो हमें पढ़ना है बेसिकली। उसके बाद उसके कुछ अंदर के टर्म्स हैं वो हमें पढ़ना है, जैसे कि मास ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम हुआ, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मोमेंटम की यूनिट पढ़नी है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करना है। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी फोर्स की, कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ द पुश और पुल विच कैन मेक अ बॉडी मूव, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश है और पुल है, कि किसी को धक्का देना, जिसको हम पुश बोलते हैं, किसी भी चीज़ को धक्का देना अपनी तरफ, कि उसको अपने से दूर की तरफ भेजना, दैट इज़ पुश। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, दैट इज़ पुल। तो पुश और पुल को ही फोर्स बोलते हैं, जो कि किसी बॉडी को मूव करा सकता है, या कोई चलती हुई बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है, या उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या शेप चेंज कर सकता है, या स्पीड भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल है पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना, स्ट्रेचिंग, प्रेसिंग, एक्सेट्रा। अब फोर्स से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी बॉडी पर, कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। फोर्स से किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है शेप एंड साइज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी को शेप और साइज़ भी फोर्स चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और कोई फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकता है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है। इन सब के हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे वो करता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। सपोज़ कोई कार धीरे धीरे चल रही है और एकदम से किसी कार ने आकर उसे फोर्स दे दिया, या कुछ लोगों ने मिलकर उसे धक्का दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी एकदम से। दैट इज़ कि हमने फोर्स का यूज़ करके किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ा दी। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। येस, फोर्स जो है वो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। सपोज़ हमारे पास एक बलून है, बलून या फिर बोलो जो स्पंजी बॉल आती है, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उससे शेप और साइज़ उसका चेंज होता है। दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसको हम आगे से रोकने की कोशिश करें तो वो स्टॉप हो सकता है। जैसे कि टॉय कार है, टॉय कार को क्या किया, वो टॉय कार चल रही है और हमने अचानक से अपना हाथ लगा दिया तो वो डेफिनेटली रुक जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है अभी स्टेशनरी पे और हमने उसे फोर्स करा लगा दिया, इस तरीके से फोर्स किया, तो ये क्या करने लगा, मूव करने लगा। ये पहले ये स्टेशनरी था, कहीं भी मतलब अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करा था, पर हमने थोड़ा सा पुश किया तो ये क्या हुआ कि ये मूव करने लगा। अब हम पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। इफ़ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस। देखो, कोई हमारे पास बॉडी है, उस पर हर तरीके से फोर्स लग रहा है और उसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा, बट इफ़ेक्ट सबका पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सिंगल फोर्स कि वो उस वाले फोर्स के बराबर हो जितना उस पर सारे फोर्सों के बराबर जो लग रहा था, वो बॉडी मूव कर रही थी, उसी सिंगल फोर्स को हम बोलते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स, कि उस पर नेट फोर्स क्या हुआ या जितने फोर्स लगे उन सबका इफ़ेक्ट क्या है। अब हमें पढ़ना है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है।
बैलेंस्ड फोर्स, अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिस पर क्या हो रहा है, फोर्सेस जो हैं वो रिजल्टेंट फोर्स उस पर ज़ीरो हो रहा है। सपोज़ हम इस बॉडी को इक्वल अमाउंट से, जैसे कि 5 न्यूटन से यहाँ से पुल कर रहे हैं और 5 न्यूटन से यहाँ से पुल कर रहे हैं, तो इस पे जो नेट बैलेंस्ड फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। ना बॉडी इधर मूव कर पाएगी ना बॉडी इधर मूव कर पाएगी, बॉडी जो है वो इधर ही रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स के अगर हम नेट फोर्स निकालें तो वो हमारा ज़ीरो आएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। अगर हर एक फोर्स जो कि किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं अगर उसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है, तब हम उस फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ से इस पर फोर्स लग रहा है सपोज़ 10 न्यूटन और यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो ये कुछ इस तरीके से 7 न्यूटन से जाएगी। तो ये है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, ये बॉडी मूव करेगी, तो उसी को हम बोलते हैं ये है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कि उस पर रिजल्टेंट जो है सारे फोर्सेस का वो ज़ीरो नहीं हुआ। नोट, बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। बैलेंस्ड फोर्सेस जो है ना वो किसी भी बॉडी के, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसके मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो वैसी ही चलती रहेगी क्योंकि उसका इफ़ेक्ट ज़ीरो है। बट और अगर कोई स्टेशनरी और बॉडी होगी तो वो मूव भी नहीं करेगी क्योंकि उसका बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट उनका ज़ीरो है, सारी तरफ से जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो है, इसीलिए बैलेंस्ड फोर्स ना तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएगा ना ही किसी चलती हुई बॉडी को रोक पाएगा। बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में क्या है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको वो मूव भी करा लेगा और मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है क्योंकि इसका कुछ इफ़ेक्ट होता है, इसका इफ़ेक्ट ज़ीरो नहीं होता है। अब हमें देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। न्यूटन, साइंटिस्ट जो न्यूटन थे, उन्होंने बॉडीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 लॉज दिए हैं, तो उनकी स्टडी ज़रूरी है। लेट अस स्टार्ट कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। ये स्टेट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस भी पोजीशन में वो है ना, तो वो उसके पास ये टेंडेंसी होगी कि वो उसी पोजीशन में रहेगा, कि एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा। अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इनर्शिया क्या होता है, जो कि रिलेटेड है टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest। Inertia एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्ट करता है चेंज को अपने मोशन के स्टेट में या रेस्ट के स्टेट में। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी अपनी लाइफ में, या अपने बोलें तो चेंज पसंद नहीं करेगी, वो जैसी सिचुएशन में है वैसा ही रहना पसंद करेगी। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की उसकी टेंडेंसी बन जाएगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में, और अगर और इन सब को वो अपोज़ करती है। अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो वो सबसे पहले अपोज़ करेगी। सिमिलर चीज़ है जैसे हमारी लाइफ में होता है कि हमें किसी चीज़ की आदत होती है, सो अगर हमारी लाइफ में कुछ नया होता है तो हम उसे अपोज़ करते हैं पहले, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम वही केस यहाँ का भी है। सो इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉडी के मास के। अगर जितनी ज़्यादा हैवियर बॉडी होगी उतनी ज़्यादा उसके पास टेंडेंसी होगी रेजिस्ट करने की, कि कोई भी चेंज अगर उसमें होगा तो वो उसका विरोध करेगी, वो अपनी उसी कंडीशन में रहना चाहेगी जिसमें वो पहले थी। और अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्ट भी ज़्यादा होगा, उसका विरोध भी ज़्यादा होगा। अब इनर्शिया कितने टाइप्स का हो सकता है,
जाहिर सी बात है जितने टाइप की कंडीशंस होंगी उतने टाइप का इनर्शिया होगा। अगर रेस्ट में बॉडी रहना चाहती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। अगर बॉडी मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहती है, उसकी टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रहेगी, और अगर कोई चेंज होता है तो उसको रेजिस्ट करेगी, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और अब वो डायरेक्शन चेंज को रेजिस्ट करे, दैन इट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, इस पे MCQ फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिटेल में पढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इवन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी बॉडी की वो टेंडेंसी कि वो रेस्ट में रहना चाहे, टू कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो रेस्ट में पहले थी और अभी भी वो रेस्ट में ही रहना चाहे, भले ही हम उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दें, तो उस कंडीशन को या उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्ज़ाम्पल हम देखें, एग्ज़ाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम्पल देके हमको उससे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से इनर्शिया, कौन सा टाइप ऑफ इनर्शिया है। MCQ फॉर्मेट में भी पूछ लिया जाता है, या कभी कभी हमें एग्ज़ाम्पल लिखने को भी आ सकता है। तो एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है कि आप इसकी 2 से 3 एग्ज़ाम्पल लर्न करके जाएँ। एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज़ शेकन द फ्रूट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब हम पेड़ की डाली को जब हम हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है फ्रूट्स की कि वो डाली के साथ मोशन नहीं करते, उनकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। पर अगर हम ब्रांच को हिला रहे हैं तो ब्रांच मोशन में आ रही है और उनकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहेंगे, वो इस चेंज को अपोज करते हैं और इसीलिए वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही आता है, और वो पेड़ से अलग हो जाते हैं, नीचे आते हैं, वो ग्रेविटी का कारण है। यहाँ पे पेड़ से अलग होना जो है वो उनका इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है, और नीचे गिरना जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है, कि हमारे अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को, इस यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक कारपेट होता है, एक कालीन होता है जिसमें डस्ट होती है, उसकी डस्ट को छुटाने के लिए या डस्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एक लकड़ी एक डंडे से बीट करते हैं। तब क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और अगर हम बीट करते हैं तो जो कारपेट है वो मोशन में आता है, और इसीलिए वो कारपेट से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेंगे, वो रेस्ट में रहेंगे, इसीलिए वो गिर जाते हैं और कारपेट से अलग हो जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अब इसमें क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इवन व्हेन सम अनबैलेंस्ड फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ये किसी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, भले ही हम उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं तो वो इस चेंज को अपोज करेगी, और इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अ मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। एक मैन जो कि बस में खड़ा होता है, केयरलेसली वो खड़ा है, तो क्या हो रहा है कि अगर कोई मैन कोई बस में खड़ा है, केयरलेसली वो खड़ा हुआ है, गेट पे खड़ा है और वो उतर जाता है चलती हुई बस में से, तो क्या होता है कि सडनली उसके पैर तो रेस्ट में आ जाते हैं, बट उसकी जो अपर पार्ट है बॉडी का वो मोशन में रहता है। इसीलिए वो जब गिरता है तो वो आगे की तरफ गिरता है, क्योंकि उसका अपर बॉडी पार्ट के पास टेंडेंसी होती है कि वो आगे की तरफ मूव करे। मूविंग टू द नेक्स्ट, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। Inertia of direction, the tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. किसी बॉडी की टेंडेंसी जो कि उसको अपोज करती है, कोई भी चेंज अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में आ जाए, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं कि कोई हमारी बॉडी है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही थी, बट हमने क्या किया, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, तो क्या हुआ कि वो इस चेंज को अपोज करेगी, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द वाटर ड्रॉप्स स्ट्रिकिंग टू साइकिल टायर आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली,
क्योंकि जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं साइकिल के टायर से जो चिपके हुए होते हैं उनको ये रहता है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, बट क्या होता है कि अब टायर चलेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, इसीलिए वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने इनर्शिया ख़त्म कर लिया, तीनों टाइप की इनर्शिया ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के बाद हम यहाँ पर हमारा ख़त्म होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो भी है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो मोमेंटम क्या होता है। हाँ, एक और चीज़, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्वालिटेटिव है कि वो किसी बॉडी की मोशन की क्वालिटी बता रहा है या किसी बॉडी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता रहा है, तो इसको हम कोई डिराइव नहीं करेंगे इसमें कुछ। स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कि अगर कोई हमारे पास बॉडी है, डेफिनेटली उसके पास कुछ मास होगा, और मास होगा अगर उस बॉडी के पास और वो मूव कर रही है तो कुछ किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, तो उसके पास मोमेंटम भी ज़रूर होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि एमकेएस यूनिट है। एमकेएस यूनिट कौन सी यूनिट होती है, जहाँ पर हम मीटर लें, किलोग्राम लें और सेकंड लें। मीटर डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम यूज़ किया जाता है किसी भी वेट को मेज़र करने के लिए, एंड एस इज़ वेट या मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, पर यहाँ पर एमकेएस में किलोग्राम लेते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज़ होता है। सो हमें यहाँ से पता है कि mv है, p इज इक्वल टू mv। अब मास हमें पता है SI यूनिट है, SI MKS होती है, तो ये kg में लिया जाएगा, और वेलोसिटी का हमें पता है मीटर पर सेकंड, इसीलिए हमारा ओवरऑल यूनिट हमें मिली किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसकी CGS यूनिट देखें तो जो हमें मिलेगी ग्राम मीटर पर सेकंड। एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका मोमेंटम ज़ीरो क्यों होगा। माना उस बॉडी के पास कुछ मास होगा लेकिन वो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने वाली है। वेलोसिटी ज़ीरो होने के कारण उसका मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। अब फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अगर हम बोलें कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है हम किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के और वेलोसिटी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोमेंटम को कंसीडर किया जाता है कि ये एक मेज़र है ऐसी क्वांटिटी का, ऐसी मोशन की क्वांटिटी का मेज़र है कि वो कितने क्या क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, कि कोई बॉडी जो है वो कितना मोशन कर रही है, उसका मेज़र जो है वो मोमेंटम कहलाता है। बेसिकली जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें इंडिकेट करता है कि जब कोई बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सॉरी, बैलेंस्ड नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स बाहर का अनबैलेंस्ड फोर्स जब एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किया, एंड वी हैव रीड अबाउट बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कवर करेंगे, और कुछ MCQs भी कवर करेंगे, या उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली MCQ आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड और इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से समझ के कर पाओगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी चैप्टर को समझने के लिए।